इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे डार्वर्स ट्रेडिंग सिस्टम को। सबसे पहले इसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले बेसिक्स जो कॉमन हैं, हो सकता है आपको पता भी हो। उसके बाद इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर इसके वो पॉइंट्स जो लोगों को नहीं बताए जाते, या आप कह सकते हो जो प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस हैं इस सिस्टम में। तो शुरू करते हैं। निकोलस डार्वर्स एक सर्कस में डांसर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल में $35,000 से $20 लाख बना दिए थे। इन्होंने खुद से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये स्ट्रेटजी क्या थी? तो इन्होंने देखा कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो सीधी लाइन में नहीं जाता, वो एक अप मूव के बाद कुछ दिन रुकता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर रुकता है। तो इसको स्टडी करते करते वो इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि इस अप ट्रेंड में चल रहे स्टॉक में जब कंसोलिडेशन आए तो वो उसके हाई और उसके लो पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक इसमें से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो वो स्टॉक को बाय करेंगे। फिर स्टॉक थोड़े दिनों के मूव के बाद फिर से कंसोलिडेशन दिखाएगा तो वो उस कंसोलिडेशन को फिर से मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे। फिर से उसके बाद ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं अगर कैपिटल हो, वरना स्टॉक ऐसे ही अपनी चाल चलता जाएगा जब तक वो बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दे। थोड़ा और डिटेल में देखें तो जो बॉक्स मार्क करना है वो कैसे करेंगे। तो डार्वर्स कहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक एक हाई पॉइंट को नेक्स्ट 3-4 दिन ना ब्रेक करे तो उसको बॉक्स का अपर बाउंड्री माना जाएगा। ऐसे ही जब वो स्टॉक एक लो 3-4 दिन के लिए होल्ड करे तो उसको लो माना जाएगा। वैसे इस 3-4 दिन के रूल को ज़्यादा नहीं माना जाता। ऐसे ही जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी वॉल्यूम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली एक अप ट्रेंड में अप मूव्स पे जो वॉल्यूम है अगर वो हाई है तो वो अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो हमारे डार्वर्स बॉक्स स्ट्रेटजी में ब्रेकआउट कैंडल्स की वॉल्यूम हमेशा हाई रहेगी। इसको आप एक इंडिकेटर से फर्दर वेरीफाई कर सकते हो। आप वॉल्यूम कैंडल्स की मूविंग एवरेज लाइन यूज़ कर सकते हो, 25 डेज या 30 डेज मूविंग एवरेज लाइन। इसके ऊपर की वॉल्यूम को हाई माना जाएगा। ऐसे ही ब्रेकआउट कैंडल है जो वो बुलिश टाइप की होनी चाहिए, मतलब इस पे जो ऊपर की साइड की विक है, शैडो है, वो छोटी होनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग पॉइंट हाई पॉइंट के पास ही होना चाहिए। प्रैक्टिस के बाद आप इन पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ऐसे ही एक बार एग्जिट पॉइंट को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो स्टॉप लॉस होगा वो करंट जो बॉक्स है उसके लो के थोड़ा सा नीचे रहेगा। जब स्टॉक का ट्रेंड ख़त्म होगा वो बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको एक क्लियर एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन एंट्री के टाइम डार्वर्स एक और तरह से स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। जैसे ही स्टॉक बॉक्स से ब्रेकआउट देता है वो उसको बाय करते हैं। तो उस वक्त जो बॉक्स का ऊपर का बाउंड्री है उसके थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस रखा जाता है, ताकि अगर स्टॉक वापस उसी बॉक्स में आने की कोशिश करे तब भी निकोलस डार्वर्स उसको बेच देते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो अप ट्रेंड उतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर पा रहा। अब किसी भी स्टॉक में बॉक्स बन रहा है तो उसको बाय कर लेना चाहिए? नहीं। निकोलस डार्वर्स स्टॉक्स को महीनों फॉलो करते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें वॉल्यूम और अप ट्रेंड तो है ही, साथ में वो किसी भी स्टॉक को 52 वीक हाई पॉइंट से नीचे बाय नहीं करते। स्टॉक जब तक 52 वीक हाई तक ना पहुँचे उसको देखते रहना है। ऑल टाइम हाई को और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बुक में से।
तो जुलाई 1958 में डार्वस की नज़र में ये एक अननोन सी कंपनी आती है जिसका नाम था यूनिवर्सल कंट्रोल्स। इसमें बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक $32 से $36 की रेंज में चला गया था, जो पहले 30 से भी नीचे था। अगस्त की शुरुआत में निकोलस डार्वस ने इसमें 35.25 के प्राइस पे स्टॉक बाय किए। इस बी पॉइंट पे एक बॉक्स बना चुका था स्टॉक। 2 हफ्तों के बाद फिर से पॉइंट सी पे और शेयर्स बाय किए गए। फिर कुछ दिनों बाद पॉइंट डी पे फिर से उन्होंने शेयर्स बाय किए। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर जाता है। हमेशा बड़ी मूव में बड़ी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। फिर स्टॉक में स्प्लिट आ जाता है। उसके बाद तो वो स्टॉक रॉकेट ही बन जाता है और स्टॉक 102 के प्राइस को टच करने के बाद मोमेंटम लूज करता है, जिसको डार्वस की ट्रेंड आंखों ने जल्दी नोटिस किया और वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले जाते हैं। इवन वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बना था और पॉइंट ई पे वो एग्जिट कर देते हैं इस स्टॉक में से $4 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो कि मोमेंटम ख़त्म होते ही स्टॉक 102 से 55 तक नीचे आया। तो ऐसे काम करती है ये स्ट्रेटेजी। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, मतलब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के आपको फ़ायदे क्या होंगे। तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि आप एक स्टॉक में तब तक पोजीशन बनाए रखोगे जब तक वो मोमेंटम में है, मतलब ट्रेंड में है। अगर एक स्टॉक ट्रेंड में नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी आपको एंट्री नहीं देगा और ट्रेंड ख़त्म होते ही ये आपको एग्जिट दे देगा। तो आपको फालतू में पोजीशन बनाकर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। 26 अगस्त 1957 के दिन डार्वस के पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं था। उनके सारे स्टॉक्स एक एक करके स्टॉप लॉस हिट कर गए थे। 2 मंथ्स में ही सभी स्टॉक्स ने बॉक्सेस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था और न्यू स्टॉक्स में एंट्री नहीं बन रही थी। उस टाइम पे डार्वस खुद परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सेल करने के 1-2 महीने बाद बियर मार्केट शुरू हो गई, जिसके पहले ही उनकी स्ट्रेटजी ने उनको एग्जिट दे दिया था। और बियर मार्केट कितनी लंबी जाएगी ये कोई नहीं जानता, और बियर मार्केट शुरुआत में एक नॉर्मल बुल मार्केट करेक्शन जैसी ही दिखाई देती है। तो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट टाइमिंग प्रोवाइड करती है ये स्ट्रेटजी। जो लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते लेकिन बाय ऑन डिप करते रहते हैं तो उनको बुल मार्केट में तो फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे ही बुल फेज ख़त्म होगा तो बाय ऑन डिप काम नहीं करेगा, फिर वो ट्रैप हो जाएंगे। सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स और उनकी डीप नॉलेज नहीं चाहिए। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनके चलते नॉइस ज़्यादा हो चुका है। जो बेसिक टेक्निकल चार्ट की वैल्यू थी वो कहीं गुम हो चुकी है। वैसे भी आज के टाइम पे कोई इंडिकेटर्स को मास्टर करना सिखा ही नहीं रहा, सिर्फ बेसिक्स ही बताए जा रहे हैं सभी। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है कि जो प्रीवियस बुल रन के लीडर्स होंगे वो जब एक बार बियर मार्केट में क्रैक होंगे तो नेक्स्ट टाइम उनको इतना प्रेफर नहीं किया जाएगा। फंडामेंटलिस्ट लोगों के पास इसके काफ़ी रीजंस होंगे, लेकिन डार्वस इसको चार्ट्स से समझाते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड पे प्रीवियस हाई पॉइंट्स हैं जहां से स्टॉक नीचे आया है, वो अब नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो उनको अवॉइड करना चाहिए जब तक वो न्यू हाई तक ना चले जाएं। फोर्थ पॉइंट है कि मोस्टली क्या होता है, न्यूज़ या अपडेट आने से पहले ही स्टॉक चल चुका होता है। इसको या तो इनसाइडर्स का खेल बोल सकते हैं या ऑपरेटर का, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको इनसाइडर्स और ऑपरेटर की साइड पे रखेगी। और निकोलस डार्वस कहते हैं कि ना होकर भी आप एक इनसाइडर हो जाते हो
इस स्ट्रेटेजी के चलते, क्योंकि स्टॉक का मूव आपको पहले ही पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ की इंडिकेशन दे देगा। तो अब बात करते हैं वो पॉइंट्स जो लोगों को बताए नहीं जाते। इनको आप नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हो, और लास्ट पे कुछ थोड़ा और डिस्कस करेंगे डीपली प्रॉब्लम्स इस सिस्टम की। पहले एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि आइसोलेशन कितना ज़रूरी है। मतलब आपने खुद को मार्केट की न्यूज़ और र्यूमर से कट करना है। और दूसरी चीज़, स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, एक ही स्ट्रेटजी को स्टिक करना है। अपनी पहली सक्सेस के बाद डार्वस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश की थी। जब पहली बार उन्होंने $5 लाख कमा लिए अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, तो उन्होंने बड़े ब्रोकर्स और रिसर्चर्स को फॉलो करना शुरू किया, और थोड़े ही टाइम में उनको $1 लाख का लॉस हो गया, जिसके बाद वो वापस अपनी स्ट्रेटजी पे आ गए। एक्चुअली मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, तो कोई भी स्ट्रेटजी 365 दिन काम नहीं करती, जिसके चलते लोग जब स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो स्ट्रेटजी को ही चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप फिर से ज़ीरो से शुरू हो जाते हो। निकोलस डार्वस भी वापस अपनी वही स्ट्रेटजी पे आए। इसको दूसरी तरह से समझें। उस टाइम पे डार्वस का जो एनालिसिस था वो एंड ऑफ द डे डाटा से था। मतलब मार्केट बंद हो जाने के बाद वो एनालिसिस करते थे, तो कोई पैनिक नहीं था उनमें, वो काम में बिजी रहते थे। तो ड्यूरिंग मार्केट उनको अपनी पोजीशन का भी कोई अपडेट नहीं मिलता था। तो आज के टाइम में मोबाइल्स में ट्रेडिंग का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप सारा दिन पोजीशन देखते रहते हो। इसको बंद कर दें अगर पोजीशनल ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो। डार्वस के टाइम बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स के यहाँ ऑफिस में बैठते थे, यहाँ से वो ट्रेड करते थे। पहली सक्सेस के बाद उन्होंने ये ट्राई किया कि एक ब्रोकर के साथ ऑफिस में से ट्रेड करना शुरू किया। अब ब्रोकर के पास लोगों की भीड़ प्लस न्यूज़ अपडेट बहुत आते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके एक स्टॉक पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, जिस पे लोगों ने स्टॉक बेचना शुरू किया। मतलब एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। तो डार्वस भी इससे बच ना सके, उन्होंने भी अपनी पोजीशन काट दी, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चला गया। तो उनके साथ एक दो बार ऐसा हुआ, उसके बाद वो वहाँ से ट्रेड करना बंद कर दिए। मतलब मार्केट की न्यूज़ र्यूमर्स हमारे डिसीज़न को इम्पैक्ट करती है। इससे अपने आप को आइसोलेट करें। स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए टीवी और इंटरनेट पे न्यूज़ देखना बंद कर दें। और डार्वस की लाइफ में एक टाइम आया जब उनकी पोजीशन साइज 2 मिलियन से ऊपर चला गया था। इतना पैसा उन्होंने भी पहली बार देखा था, तो उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अभी कोई सेल सिग्नल नहीं आया था, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है जहाँ फील आती है कि सेल कर देते हैं। तो उन्होंने खुद को इस गलती से रोकने के लिए अपनी पॉकेट में एक कागज़ के टुकड़े पे लिख कर रख लिया था कि जब तक सेल सिग्नल नहीं आएगा मुझे फियर में सेल नहीं करना है। और बाद में उन्होंने अपने ब्रोकर्स को भी बुलाकर बोला कि फालतू में मुझे कोई कॉल ना करें, मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं बताना बिना रीज़न के। मतलब कि मेरे डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। तो लर्निंग क्या है कि सेम स्ट्रेटजी प्लस न्यूज़ फ्लो से र्यूमर से आइसोलेट रहना है। नेक्स्ट इज़ टेक्नो फंडा अप्रोच। अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो यूट्यूब पे भी 50 जगह से आप इसको आराम से सीख सकते हो, वो भी 5 मिनट में। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें फंडामेंटल्स का भी रोल है।
जिसके बारे में कोई नहीं बताता। बुक में निकोलस डार्बस इसको टेक्नो फंडा अप्रोच बताते हैं, मतलब टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। और डार्बस को फंडामेंटल्स की बहुत नॉलेज थी। इवन बुक में उनके द्वारा पढ़ी गई बहुत सी बुक्स के नाम भी हैं। तो ये एक हिडन पॉइंट है जो ट्रेडर्स को बताया ही नहीं जाता। और अगर आप इस स्ट्रेटजी का सिर्फ टेक्निकल पार्ट सीखोगे तो ये सिर्फ 50% ही होगा, 50 नहीं तो 60-70% होगा, लेकिन 100% नहीं है। और नॉर्मली भी अगर आप पोजीशनल ट्रेडिंग करते हो तो एक स्टॉक को अगर 1 मंथ से ज़्यादा टाइम होल्ड करना है तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जब 5 या 10% पे सर्किट लिमिट हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। आज के टाइम पे अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो कम से कम 8 या 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने बोला जाता है सेफ्टी के चलते, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। लेकिन निकोलस डार्बस का बहुत फोकस्ड पोर्टफोलियो रहता था, सारा पैसा 3-4 स्टॉक्स में, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड। एक्चुअली इस स्ट्रेटजी में उनके स्टॉप लॉस काफ़ी हिट होते थे। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की जिनमें स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन वो धीरे धीरे सारा पैसा जो स्टॉक्स अप ट्रेंड कंटिन्यू करते थे उनमें शिफ्ट करते थे, लाइक पिरामिडिंग। और यही चीज़ बाकी के सक्सेसफुल ट्रेडर्स जैसे विलियम ओनील, जैसे लिवरमोर और वाइकॉफ ने भी की। अपने विनर्स पे सारा पैसा लगाया और वो भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स में। एग्जाम्पल के लिए 1959 में निकोलस डार्बस ने 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जेनिथ, वैकमैन, फेयरचाइल्ड और लिटन। इनमें से वैकमैन स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लिटन इंडस्ट्रीज में कोई खास मूव नहीं आया जो आना चाहिए था, तो इन दोनों को सेल करके डार्बस ने ये पैसा भी बाकी के 2 स्टॉक्स में डाल दिया, और ये बाकी के 2 स्टॉक्स ही उनको मिलियंस बना कर दिए। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, 4 में से 2 बेचे, 2 होल्ड किए, मतलब स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट सिर्फ 50% है। लेकिन यूट्यूब ट्रेडर्स, ट्रेनर्स या फेक गुरुज 100% विन रेशो बताते हैं अपनी स्ट्रेटजी की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में एक और रूल क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो है कट यूर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट द विनर्स राइड। तो इसके बारे में आप खुद से सोचें। नेक्स्ट है पेशेंस। इस ट्रेडिंग सिस्टम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपने स्टॉक बाय कर लिया है और वो ऊपर भी जा रहा है तो आपको पेशेंस रखना होगा। बिना सेल सिग्नल के, लालच या डर के उसको बेचना नहीं है। ऐसे ही जब तक स्टॉक बाय का सिग्नल ना दे तो आपको बाय भी नहीं करना है। डार्बस महीनों स्टॉक्स को देखते रहते थे बाय करने से पहले। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो पेशेंस के साथ ट्रेड करें। और एक बात, इसको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, थोड़ा टाइम दें, पहले दिन से ही रिटर्न की उम्मीद ना करें, पहले गलतियां भी होंगी। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है कि ये स्ट्रेटजी भी बाकी स्ट्रेटजीज की तरह ही बुल मार्केट में काम करती है। इवन निकोलस डार्बस ने सारा पैसा सिर्फ बुल मार्केट में ही कमाया। तो जब मार्केट साइडवेज या बियर फेज में होगी तो आपको कोई स्टॉक बाय करने नहीं मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डार्बस तो साइड पे बैठ जाते थे, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट है कि आपको भी जीटीटी ऑर्डर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा परफेक्ट बाइंग प्राइसेस के लिए,
क्योंकि सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना पॉसिबल नहीं होता। डार्वस भी जीटीटी ऑर्डर्स ही यूज़ करते थे। मैनुअली इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। वोलाटिलिटी में जीटीटी ऑर्डर्स काफ़ी काम आते हैं। बस एक दिक्कत है कि समटाइम्स वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता अगर प्राइस ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाए। अब और गहराई में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सपोज़ एक स्टॉक जो बॉक्स में ट्रेड हो रहा था वो ब्रेकआउट दिखाता है और नेक्स्ट कुछ ही दिनों में वन साइडेड बड़ी मूव देखने मिलती है। स्टॉक बॉक्स से निकलकर 30-40% ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो स्टॉक यहाँ पे नया बॉक्स बनाए और अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। दूसरा है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट कर देता है। क्योंकि उसने कोई नया बॉक्स नहीं बनाया था तो आपका स्टॉप लॉस अभी नीचे ही था। तो ये 30-40% की जो वन साइडेड मूव थी ये सारी मिस हो जाएगी। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे? सपोज़ आपने इस मूव पे स्टॉक को बेच दिया तो हो सकता है स्टॉक अभी और ऊपर जाना हो, वो वहाँ से 30-40% की मूव और दे दे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इस स्ट्रेटजी में। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इसको कई तरह से हैंडल किया जा सकता है लेकिन वो आपकी अप्रोच, आपके अग्रेसिवनेस, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रहेगा। इनके अकॉर्डिंग इस ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसके बारे में सोचिएगा। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। एक स्टॉक एक बॉक्स में ट्रेड हो रहा है। आपने बाय का ऑर्डर डाल रखा है बॉक्स के ऊपर की लिमिट के थोड़ा ऊपर। तो सपोज़ 12:30 पे उसमें ब्रेकआउट आया और आपको स्टॉक मिल गया। लेकिन अगर 3 बजे मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो जाए और वो स्टॉक वापस से वही बॉक्स में आ जाए, मतलब फेक ब्रेकआउट, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही स्टॉप लॉस के टाइम पे होता है। एक स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिखाया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, स्टॉक सेल हो गया। आगे के घंटे स्टॉक रिकवर कर जाए वापस से ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है इस सिस्टम में जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मोस्टली जो यूट्यूब पे ऐसी स्ट्रेटजीज़ की बातें करते हैं वो खुद इसको यूज़ नहीं करते, तभी उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सिर्फ थ्योरी आती है उनको, प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो एक दो सॉल्यूशंस हैं। जैसे फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आप बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे बाय सेल कर सकते हो, जिससे फेक ब्रेकआउट से बचा जा सकता है। लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा कुछ केसेस में। सेकंड, आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाएं और वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल को क्लोज होने दो। तो ऐसे कई तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आएंगी, मैंने भी फेस की हैं, आपको भी करनी होगी। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे ही बहुत स्टॉक्स हैं जो अप ट्रेंड में रहते हुए भी इस बॉक्स थ्योरी को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। मतलब एक बॉक्स से ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स बनेगा वो पुराने बॉक्स की रेंज में आ जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। बट डार्वस के अकॉर्डिंग ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम्स हैं। आपको इनके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे अपनी सोच के अकॉर्डिंग।
और लास्ट में एक पॉइंट ये भी है कि निकोलस डार्बस पे बाद में केसेस भी फाइल हुए जिनमें उनको फेक बताया गया और उनके ट्रेड्स और टैक्सेस का कोई रिकॉर्ड ना मिलने की बात भी हुई, लेकिन इनकी क्या एंडिंग हुई हमें नहीं पता। तो ये है सारा डार्बस बॉक्स थ्योरी का सिस्टम। अगर ये आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सही बैठ रही है तभी इसको फॉलो करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आकर आप इसके रिगार्डिंग फर्दर अगर आपकी क्यूरीज हैं तो वो पोस्ट कर सकते हो। ओपन ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज करे, कोई भी बंदा मैसेज कर सकता है। वैसे भी और स्टॉक मार्केट की डिस्कशन वहाँ करते रहते हैं हम। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स सर्च करना चाहते हो तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है कि डेली आप 52 वीक हाई स्टॉक्स को स्कैन करें और वॉल्यूम पे ख़ास ध्यान दें। बहुत सी फ्री साइट्स हैं जिन पे आप ये कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर मुझे रिस्पांस अच्छा लगा तो मैं फर्दर 2 ऐसी और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, जिनमें एक तो हम साइकोलॉजी पे बात कर सकते हैं कि एक ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए, कैसे उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और दूसरी जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनको कैसे पकड़ सकते हैं हम, कैसे उनको ढूंढ सकते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल वे में। तो ये 2 और वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।